जय हिंद साथियों, आज जो हम लोग करने वाले हैं आर्मी के लिए मॉडल पेपर है जिसमें कि 50 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको मिल जाएंगे जीके, जीएस मिल जाएंगे, मैथ मिल जाएंगे और रीजनिंग मिल जाएंगे, जो कि आप एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा वेस्ट है। इस पेपर का जो आपका टारगेट है आज 35 क्वेश्चन का टारगेट है। 35 क्वेश्चन में देख लीजिए कि आपका इसमें से कितना बनने वाला है। और ये जो पेपर है आपके एग्जाम में हूबहू आपको ऐसे ही पूछने वाले हैं, ऐसे लेवल का। अगर इस पेपर को आप क्रैक कर लेते हैं, इतना टारगेट अचीव कर लेते हैं तो एग्जाम में आप 100% है जो आप जरूर अच्छा करोगे। इस पेपर को आप पूरा लगाओ और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक शेयर आप जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्न में से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया। यानी ऑप्शन में जो 4 शहर का नाम दिया गया है वो कौन सा शहर है जो कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। तो ये आज का आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, जो फतेहपुर है। यानी फतेहपुर जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है तो आपका आंसर यहाँ पर 100% सही है। आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा शासक है जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। जहाँ पर 4 शासक का नाम दिया गया, 3 शासक का नाम दिया गया है। अगर आपको तीनों में से कोई मैच नहीं कर रहा है तो ऑप्शन नंबर आप डी चुन सकते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। पृथ्वीराज तृतीय जो है इसे पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया गया था। तो 4 युद्ध आपके सामने में दिया गया है। पहला है तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, चंदावर का युद्ध और कन्नौज का युद्ध। इसका भी करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, चंदावर का युद्ध है, जो कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। ये कब की बात है, ये 1194 की बात है यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे है, भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले थे। राजस्थान में जो भक्ति आंदोलन का विस्तार कर रहे थे वो कौन थे। ऑप्शन 4 ऑप्शन का सामने में है। पहला है निम्बार्क, नानक, दादू जिसे दादू दयाल कहते हैं, सूरदास। तो इसका भी करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, दादू जो है इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करने वाले आप लोग का आंसर बिल्कुल यहाँ पर 100% करेक्ट है। आगे देख लीजिए, कौन सा है, कौन सा लेखक अकबर का आलोचक था। कौन सा लेखक है जो अकबर का आलोचक था। देखिए 4 ऑप्शन, क्वेश्चन गौर से देख लीजिएगा, आलोचक के नाम मैं बता रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि मुल्ला दौद, बदायूनी, निजामुद्दीन अहमद या फैजी सरहिंद। तो बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा है आपका आंसर यहाँ पर। तो आंसर देने में गलती मत करिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि बदायूनी है। बदायूनी जो था अकबर का आलोचक था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट है। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या कहलाती है। तारों के मध्य की दूरी जो प्राप्त किया जाता है वो किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ये है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है कि प्रकाश वर्ष के द्वारा। किसके द्वारा, प्रकाश वर्ष के द्वारा आपका ज्ञात किया जाता है ये। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है वो किसके द्वारा। यानी भारत का आर्थिक सर्वेक्षण क्या है, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके पास सामने में है। पहला है रिजर्व बैंक के द्वारा, भारतीय योजना आयोग के द्वारा, या भारतीय सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा, या भारतीय सरकार के उद्योग मंत्रालय के द्वारा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने में है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। क्या है, तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगर नहीं पता है इसका आप नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके द्वारा भी पूछ सकता है। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी। देखिए भारत में जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो जन सुरक्षा योजना का स्टार्ट किया गया था वो कब किया, कहाँ किया गया था। तो ये ऑप्शन 4 आपके सामने में है। पहला है कोलकाता, पानीपत, पटना या फिर वाराणसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। क्या है, कोलकाता है। क्या है इसका आंसर, कोलकाता है। देखिए ये जो है 2015 के बजट में अरुण जेटली, अब तो ये अरुण जेटली नहीं है, अरुण जेटली। ठीक है, ये 2015 के बजट में बताया गया था और ये आपका ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा मई में लॉन्च कर दिया गया था जन सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है।
आगे है संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम के लिए संचार का नियंत्रण करता है, कौन करता है? देखिए संपूर्ण सिस्टम के लिए संचार का नियंत्रण कौन करता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा है आप देख सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कंप्यूटर क्या होता है, जितने भी कंप्यूटर के जो मेन जो यूनिट होता है वो कौन करता है? तो ये मदरबोर्ड करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। देखिए जो क्वेश्चन आपको नहीं पता हो उसका अभी तो आप क्या करो, अब स्क्रीनशॉट लेते रहो, बाद में इसका आप नोट जरूर कर लेना। और क्लास कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ में क्लास अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, और चैनल पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लेना, ताकि मैं आपके लिए इससे भी आपका इंपॉर्टेंट क्लास जो भी है मैं आपको लाते रहूँगा और लाता आ रहा हूँ। तो आप क्लास को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, आगे जाइए। द डूइंग बिजनेस रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रतिवर्ष तैयार की जाती है? देखिए यहाँ पर द डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने में है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा द डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी किया जाता है। कहीं कहीं पर आपको आंसर WTO मिल जाएगा, तो आपका आंसर ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी ऑप्शन नंबर ए ही चुना होगा। तो क्लास को बने रहें, 50 क्वेश्चन आपके सामने में है। अगला क्वेश्चन जो है एशियाई विकास बैंक, जिसे ADB कहते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो है हेड ऑफिस वो कहाँ पर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मनीला। देखिए मनीला कहाँ है? तो फिलीपींस के अंदर है। फिलीपींस की कैपिटल कहाँ है? तो मनीला है। मनीला जो है ADB का हेडक्वार्टर है। और इसका अगर क्वेश्चन पूछ दे कि फिलीपींस का करेंसी का नाम क्या है, मुद्रा का नाम क्या है, इसका मुद्रा का नाम है पेसो है, फिलीपींसी पेसो है। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट में प्रत्येक स्टंप की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट के प्रत्येक स्टंप जो दिया जाता है दोनों तरफ, उसकी लंबाई कितनी होती है? इसका होता है 28 इंच। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे आ जाओ। किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? कौन से शहर को? ऑप्शन है गुरुग्राम, बेंगलुरु, जयपुर और सेलम। यानी कि सेलम कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, तो यहाँ पर किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो आप लोग लाइव चैट में आप लोग अपना कमेंट करते रहे आप लोग। ठीक है, और लास्ट में मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि आपने 50 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही करा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बेंगलुरु जो है इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है। आप मुझे जयपुर के बारे में, देखिए जयपुर के बारे में ऐसे ही एक उपनाम दिया गया है जयपुर को कौन सी सिटी के रूप में जाना जाता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आगे देख लो, सरोद पर कितने तार होते हैं? देखिए सरोद पर तो कई सारे तार होते हैं, लेकिन उसमें मेन जो है वो है 4। कितना है? सरोद पर कितने तार होते हैं? 4 है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान की शुरुआत की? कौन से राज्य सरकार ने तानसेन सम्मान का शुरुआत किया था? ऑप्शन 4 आपके सामने में। पहला है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल 100% आंसर करेक्ट है। तो आप लोगों ने भी यही चुना होगा। अगर नहीं पता है तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेते रहे, नोट बनाते रहे और रिवीजन करते रहे। ठीक है, अब से आपको आर्मी के लिए मॉडल पेपर डेली मिलते रहेंगे आपको। ये जो है आज GD के लिए पर्पज से बनाया गया है मेन जो है। इससे पहले क्लर्क का होता था, तो आज से GD का भी आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे पेपर। इसलिए क्लास को जितना अधिक हो सके आप शेयर करिए ताकि और सारे बच्चे इसमें जुड़ जाएं। ठीक है, और जो भी इम्प्रूवमेंट के लिए आप मुझे सजेशन दे सकते हो, एडवाइस कर सकते हो, जो लगे आपके लिए बेस्ट है आप मुझे बता सकते हैं। आगे देख लो। अगला क्वेश्चन जो है तापमान में वृद्धि के साथ गैस की ध्वनि की गति में क्या होता है? अगर तापमान में वृद्धि होता है तो गैस के ध्वनि में क्या होता है? क्या वो गैस की ध्वनि की गति क्या होता है? क्या बढ़ता है, घटता है, वही रहता है या इनमें से कोई नहीं? तो याद कर लीजिए, ध्वनि की गति बढ़ जाती है जब क्या होता है, अगर तापमान में वृद्धि होती है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहाँ पर आंसर करेक्ट है आपका। अब अगला क्वेश्चन भी आपके सामने में आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या है? कीट बिना डूबे पानी की सतह पर किसके कारण चल सकता है? कीट जो होता है
ठीक है। इंसेक्ट जो होता है पानी के सतह पर भी तैर लेता है बिना कोई दिक्कत का। तो इसका कारण क्या होता है? तो इसका जो आंसर है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो आपका आंसर क्या है और मेरा आंसर मैच कर सकते हो। इसका है सरफेस टेंशन कारण, पानी की सतही तनाव के कारण ये पानी पर आराम से चल जाता है, कोई दिक्कत इसे नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट है। आगे देख लो, ठोस कोण की इकाई है, यानी कि यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल क्या है? तो इसका है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जो कि स्टेरेडियन है। क्या है? स्टेरेडियन जो है आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल 100% करेक्ट है। आगे आ जाओ, वायु है, यानी कि एयर क्या है? क्या एक यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, या इनमें से कोई नहीं? क्या है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यानी एयर जो है एक मिक्सर है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते रहो और क्वेश्चन में लाइव चैट में आप लोग आंसर कमेंट करते रहो, ठीक है। देखिए, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच मान कितना होता है? इसका होता है पीएच मान 7 होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने में देखने के लिए मिल रहा है। आगे है, औद्योगिक चिमनी में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड का कारण बनता है। क्या होता है इससे? देखिए, इससे क्या होता है? श्वसन और फेफड़ों की बीमारी, ठीक है। अम्लीय वर्षा के कारण पौधे में उत्पादकता की कमी हो जाती है। जंग निर्माण सामग्री में वृद्धि होती है। ये जो है औद्योगिक चिमनी में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। इसीलिए आपका आंसर ए, बी, सी तीनों करेक्ट है। तो आपका चुनना पड़ेगा ऑप्शन नंबर डी चुनना पड़ेगा। आपके आंसर जो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट है। आगे देख लो, वैज्ञानिक जो वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि फादर ऑफ बॉटनी के रूप में जाने जाते हैं, वो कौन है? देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कंफ्यूज मत करिएगा। अरस्तु, डार्विन, थियोफ्रेस्टस और लिनियस। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। क्या है? थियोफ्रेस्टस। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। आगे आ जाओ, निम्न में से कौन मुख्य वायु प्रदूषक है? देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने में है, कौन सा है? देखिए, एक क्वेश्चन का पूछने का ये तरीका है कि कौन सा प्रदूषक है, तो आपको ऑप्शन क्या, केमिकल, आपका इसका इंडिकेशन दे दिया आपको, कभी कभी इसका नेम भी दे देगा आपको। तो देखिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर पहले है तो ये समझ लीजिए कि CO है। अब CO को कहते हैं क्या? इसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड। CO2 क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। और N2 क्या कहते हैं? नाइट्रोजन कहते हैं। और SO क्या कहते हैं? ऐसे क्या इंडिकेट करता है? सल्फर इंडिकेट करता है, ठीक है। तो आपका जो आंसर यहाँ पर है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वायु प्रदूषक है। मुख्य वायु प्रदूषक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। आगे देख लो, भोपाल गैस त्रासदी का कारण क्या था? भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था, इसका मेन कारण क्या था? क्या इसका मेन कारण जो था वायु प्रदूषण था, या मृदा प्रदूषण था, या फिर जल प्रदूषण था, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कि वायु प्रदूषण के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। देखिए, ये जो हुआ था, ये हुआ था 2-3 दिसंबर को हुआ था और ये 1984 में हुआ था, ठीक है। चलो, आगे है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम क्या है? क्या ये नींद में सहायक होता है, प्यास और भूख का केंद्र होता है, या शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है, या उपरोक्त सभी? तो आप बोलेंगे हाइपोथैलेमस जो होता है ये सभी का काम है। क्या है? ये सभी काम हाइपोथैलेमस का है। इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, आगे देख लो, अगला क्वेश्चन है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? देखिए, 4 ग्रह का यहाँ पर नाम दिया गया है। इन चारों ग्रहों में सबसे जो गर्म ग्रह है वो कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि शुक्र जो है आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल 100% करेक्ट है, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन देख लो, मानव के रक्त प्लाज्मा में पाए जाने वाले पानी का प्रतिशत कितना है? पानी का प्रतिशत कितना है इसमें? देखिए, ऑप्शन 4 दिया गया है आपका। 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर आपका सही है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 91 से 92% क्या होता है? पानी होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल आंसर 100% करेक्ट है, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, जेट विमान उत्सर्जन में प्रमुख एरोसोल प्रदूषक कौन सा है?
इसमें जो प्रमुख जो एरोसोल प्रदूषक है वो कौन सा है? क्या वो सल्फर ऑक्साइड है, या कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बनो मोनोऑक्साइड है, या फिर मीथेन है, या फ्लोरोकार्बन है? तो याद कर लीजिए, जेट विमान उत्सर्जन में जो एरोसोल प्रदूषक होता है वो मेन होता है, ये होता है फ्लोरोकार्बन होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर यहाँ पे 100% करेक्ट है। फिर से अब अगला क्वेश्चन देखो सामने में, क्वेश्चन फास्ट कर लीजिए। निम्नलिखित में से किसे अकबर के काल में फारसी का सबसे योग्य लेखक माना जाता था? देखिए क्वेश्चन इसी पर मैंने बताया था आपको कि अकबर का आलोचक कौन था, तो आपने बताया नहीं करा था यहाँ पर, तो यहाँ पर दोबारा यही नहीं करना है। क्वेश्चन डिफरेंस यहाँ पर है दोनों में। देख लीजिए, अकबर काल में फारसी का सबसे योग्य लेखक किसे माना जाता है, जो कि इनके जो अकबर के जो 9 रत्न थे उनमें से एक शामिल है। इसका जो करेक्ट आंसर है ये है अबुल फजल। क्या है? अबुल फजल जो है आपका आंसर बिल्कुल 100% यहाँ पर करेक्ट है। तो इनके बारे में एक चीज़ और जान लीजिए अबुल फजल के बारे में। ये जो देखिए लीजिए, जैसे कि अकबरनामा जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो अबुल फजल के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा कि अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है, तो अबुल फजल के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन स्वाइन फ्लू का कारण बनता है? क्या स्वाइन फ्लू कारण बैक्टीरिया बनता है, कवक और या टेप वॉर्म बनता है, या वायरस होता है? तो स्वाइन फ्लू का जो कारण होता है ये होता है वायरस। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी चुनने वाले आप लोग बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग। आगे देख लो, बेकिंग सोडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? बेकिंग सोडा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या इसका प्रयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में होता है, या यह भोजन पकाने की क्रिया में तीव्रतर करने के लिए मिलाया जाता है, या एक संक्षारी क्षारक है, या फिर यह अमाशय के अम्ल में अधिक को प्रभावित करता है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, बाद बाकी ये सभी काम है बेकिंग सोडा का। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। जब हम नींबू की कुछ बूंद चाय में निचोड़ते हैं तो चाय का रंग धीरे धीरे बदलने लगता है, ऐसा क्यों होता है? क्या कहते हैं, नींबू के बूंदों को जब निचोड़ते हैं तो उसका रंग धीरे धीरे चाय का रंग बदलते रहता है। तो इसका कारण क्या है? क्या यह चाय अच्छी नहीं थी इसके कारण से, या फिर नींबू अम्लता को बढ़ा देता है, या फिर यह जलवायु पर निर्भर करता है, या चाय क्षारकता बढ़ा देता है? क्या होता है? ये होता है ये नींबू में अम्लता को बढ़ा देता है, इसी कारण से क्या होता है, चाय का रंग धीरे धीरे बदलने लगता है। तो आपका आंसर यह है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। यानी जब हम नींबू को चाय में बदलते हैं तो इसमें निचोड़ते हैं तो क्या होता है, चाय का रंग बदलता है। क्यों? क्योंकि ये नींबू का अम्लता को बढ़ा देता है। आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कौन सा है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने में है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर पोटेशियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या है आप देख सकते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये बेकिंग सोडा का केमिकल नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल 100% करेक्ट है। ठीक है, चलो आगे जाओ। कौन सा सुमेलित नहीं है? आप देख लीजिए कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर मैं बताते चलता हूँ, इसका डायरेक्टली मैं आंसर बता दूंगा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जो है ये मुंबई में है, तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान कहाँ है? तो पुणे में है, ये भी बिल्कुल सही है। भारतीय संस्कृत संबंध परिषद जो कि लखनऊ में है, ये गलत है आपका। लेकिन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है दिल्ली में, ये भी ठीक है। यानी कि देखो भारतीय संस्कृत संबंध परिषद जो है ये कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। इसलिए आपका ये चीज़ सुमेलित नहीं है, मैच नहीं कर रहा है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बाद बाकी इसको याद कर सकते हैं कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड मुंबई में है, फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे में है, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में है, और भारतीय संस्कृत संबंध परिषद जो है ये न्यू दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर इंदिरा गांधी परमाणु संस्थान अनुसंधान केंद्र स्थित है? यानी कि इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो याद कर लीजिए इसका आंसर ये है आपके तमिलनाडु के, ये कलपकम में है। ये कहाँ पर है? कलपकम में है। ये ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, जो कि ये
चेन्नई के पास है, चेन्नई से लगभग 80 किलोमीटर डिस्टेंस है इसका कलप्पम का। ठीक, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर आंसर करेक्ट है। अब देख ले क्वेश्चन आपका मैथ का क्वेश्चन आपके सामने में आ गया एक कि यहाँ पर 7 के पावर में 105 है तो इसके इकाई स्थान पर क्या होगा। जैसे मान लीजिए 2 के पावर में अगर 3 कर देते हैं तो 2 गुना में 2 गुना में 2 हो जाता है 8। वैसे ही 7 के पावर में 105 है तो इसका आंसर क्या होगा। बहुत ईजी तरीके से हम लोग निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, 7 को तो बेस को ऐसे छोड़ देंगे आप। 105 में क्या करिएगा आप लोग 4 से भाग लगा लीजिएगा। 4 से भाग लगाने पर देखिए यहाँ पर 4 से भाग लगाएं 4 दूना में 8 यानी 2 5 4 छक्के 24। जितना आपका शेष आ जाए शेष को क्या करेंगे आप इसके पावर में रख देंगे। यानी 7 पावर में एक कितना होता है तो 7 ही होता है ना, तो इकाई स्थान पर 7 ही हो जाएगा। कभी भी जो भी पावर में रहे उसमें आप 4 से भाग लगाइएगा। 4 से भाग लगाने के बाद जो शेष बच जाए उसको यहाँ पर आप डाल देना, उसको गुना करके देख लेना कि इकाई स्थान पर क्या हो रहा है। अगर मान लो यहाँ पर 100 रहता यानी 4 से पूरा कट जाता, 4 से पूरा कट जाता तो क्या करते हैं आप 4 के पावर में यहाँ 7 के पावर में 4 कर देना, कट जाता पूरा। जब पूरा शेष कुछ भी ना बचे तो पावर में आप क्या कर देना 4 कर देना, तो फिर आपका आंसर यहाँ पर 4 बार गुना करने पर आ जाए तो हो जाएगा। ठीक है, अभी कितना था हासिल 1 आया था यानी शेष 1 आया था तो आप पावर में 1 कर देते तो इकाई स्थान पर 7। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। देखिए त्रिभुज जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। देखिए अलग अलग टाइप है, तो एक तो होता है भुजा के आधार पर, दूसरा होता है कोण के आधार पर। ठीक है, यानी कि तभी इसमें 3 होता है तभी 3 होता है, यानी कि त्रिभुज के प्रकार जब पूछा जाएगा तो आप क्या बोलेंगे 3 प्रकार का त्रिभुज होता है। ठीक है, आगे आ जाओ। 360 डिग्री कोण को क्या कहते हैं। 360 डिग्री का जो कोण होता है क्या उसे कहते हैं। क्या संपूर्ण कोण कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, अधिक कोण या फिर समकोण कहा जाता है। तो याद कर लीजिए 360 डिग्री को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका परफेक्ट एंगल कहा जाता है, संपूर्ण कोण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर 100% करेक्ट है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा। देखो 25 में भाग लगाना कितना से 0.0005 से। अब यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो ऊपर में कितना आ जाएगा 4 0 आ जाएगा। अब यहाँ काट दो 5 पंजे 25 यानी काट कितना आ जाएगा 50,000 क्या हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लो। अगला क्वेश्चन जो है मैथ का क्वेश्चन है, आपको इसको क्या करना है क्यूब रूट करना है। देखो 5 के पावर में 3 हो जाएगा, यहाँ पर 6 के पावर में 3 हो जाएगा, रूट नंबर 3 यहाँ पर है। तो जब 3 में से 1 निकालना है तो 1 5 बाहर निकल जाएगा, 1 6 बाहर निकल जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। देखिए 1 इंच में जो होता है ये होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे देख लो। आप वीडियो को जहां लगे पॉज करना है, वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर लेना, फिर अपना आंसर मैच कर लेना इसके साथ। ठीक है, अब यहाँ पर ए बी का अनुपात दिया है कितना, ए बी का अनुपात दिया है 5:6 और बी सी का अनुपात दिया है आपको 6:7। तो ए सी का मान कितना होगा। तो अब ऐसे निकालने के लिए क्या करो, ए अनुपात बी कर दो, अब बी के सामने बी कर दो, फिर सी कर दो। या इसको ऐसे भी कर लो नंबर वाला 5:6 और 6:7। देखो बी का वैल्यू दोनों सेम ही है ना, बी है बी ए है, यानी कि 5:6:7 क्या हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात में सी हो जाएगा। यानी कि अब पूछ रहा है आपको ए अनुपात सी, तो ए का वैल्यू यहाँ पर कितना है 5 है और सी की वैल्यू कितना है 7 है। यानी ए अनुपात में सी कह सकते हैं आपके 5:7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। यानी कि आपको यहाँ पर बी को क्या करना है, बी को मैच करवा देना है आपको। ठीक है, बी को मैच करवा देना है, बराबर कर देना है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। 3 संख्याओं का औसत 12 है, इनमें से 2 संख्याएं 13 और 15 है, तो तीसरी संख्या क्या होगा। अब देखिए 3 संख्याएं का औसत दिया गया है 12, तो इसका कुल योग कितना हो जाएगा, कुल योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 गुना में 3 हो जाएगा, यानी कि 36 हो जाएगा। ठीक है, कुल योग कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर 36 में से क्या कर लो, तीनों संख्या का योग है ना, उसमें 2 संख्या दिया गया है 13 15, 13 और माइनस में 15 कर दो, इसको ऐसे कर दो आप। ठीक है, देखो 36 माइनस में कितना हो जाएगा, ये 18 28 हो जाएगा, घटा के 8 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है ये। ठीक है, चलो आगे देख लो। अगला क्वेश्चन, किसी कक्षा में 15 लड़के और 35 लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़कों का प्रतिशत क्या होगा। देखिए कक्षा में 15 लड़के हैं, 15 में 35 लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़कों का प्रतिशत। पहले देखिए लड़का कितना है, लड़का 15 है ना, तो टोटल बच्चे कितने हैं। देखिए
15 लड़का है, बच्चे टोटल कितने हैं कक्षा में लड़कों का ना, कक्षा में तो कक्षा कैसे बनेगा, लड़की लड़का मिलाकर, तो 15 10 और 15 और 35 50 हो जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा। इसका प्रतिशत कैसे निकालोगे, 15/50 गुना में 100 कर दो, 15 गुना में 50 गुना में 100, 30% क्या हो जाएगा, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे आ जाओ। किसी वस्तु को 375 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होता है तो उसे कितना में बेचा जाए कि 20% की हानि होगी। पहले देख लो, इसका दो फॉर्मूला याद कर लो। देखो सीपी निकालने के लिए एसपी इंटू में 100 बटा में क्या हो जाएगा 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। ठीक है, और एसपी बराबर क्या होता है, एसपी बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस इंटू में आपका 100 प्लस में अगर लॉस हो तो फिर माइनस करेंगे, प्रॉफिट हो तो माइनस करेंगे, यहाँ और हानि हो तो माइनस करेंगे, तो हानि यहाँ हो रहा है ना तो माइनस कर दे, माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, बटा में 100 कर लीजिए। देखो अब इन दोनों का कम्बिनेशन का जो फार्मूला निकलेगा यहाँ पर डायरेक्ट निकालो। पहले तो आज कॉस्ट प्राइस निकालना यहाँ से आप लोग, ठीक है, उसके बाद आप लोग सेलिंग प्राइस निकाल लेना लॉस करके, लेकिन मैं डायरेक्टली निकालने का तरीका बताता हूँ। डायरेक्टली आप क्या निकालोगे, सेलिंग प्राइस निकाल दो आप लोग। तो यहाँ पहले सेलिंग प्राइस निकालने के लिए पहले मैंने क्या कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा यहाँ पर, फिर कॉस्ट प्राइस पर फिर आपको लॉस निकालना पड़ेगा, लेकिन आपको डायरेक्टली मूल्य निकालने के लिए आप 375 गुना में 100 कर दो, बटा में कितना हो जाएगा 100 प्लस में 25% लाभ है ना तो 125 हो जाएगा। इससे क्या निकल जाएगा मेरा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। और कॉस्ट प्राइस पर मुझे आपको ये निकालना पड़ेगा ना सेलिंग प्राइस ना, तो अब इतना करने के बाद हानि हो रही है तो 100 माइनस मैंने क्या लॉस करा था ना, तो 80 बटा में 100 कर दो, यही निकल जाएगा आपका डायरेक्टली सेलिंग प्राइस, एक बार में आंसर निकल जाएगा। 0 0 कट जाएगा, 25 से काट दो कितना हो जाएगा, देखो 25 125 कितना होता है तिया ना, 125 तिया 375 8 24 240, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, आगे आ जाओ। एक खास कोड में मदर को इतना लिखा जाता है तो अकबर को क्या लिखा जाएगा, यानी इस लेटर को इतना लिखा जाता है तो लेटर में क्या लिखा जाएगा। पहले देख लो कि MOTHER कैसे बना है आपका, ये देख लो यहाँ पर, तो ये बना है आपका क्या REHTOM। देखो इसमें क्या कर दिया गया, इसको उल्टा कर दिया गया है ना, इसको उल्टा कर दिया गया, देख लो आप लोग। ठीक है, उल्टा कर दिया गया, तो आप भी उसको क्या कर दोगे, उसको सबको उल्टा कर दोगे। ठीक है, अब इसको क्या पहले R यहाँ पर है तो R यहाँ आ जाएगा, यानी R से स्टार्ट होने वाला आपका एक ही है ना, आपका यहाँ एक है, बाद में अगर ये नहीं होगा तो आपका आंसर कभी भी आपका ये नहीं होगा, तो अभी आपका आंसर मैं मान लेता हूँ ये है। अब मैच करवा के देख लेता हूँ, पहले R आएगा फिर A आएगा फिर B आएगा, RAB तो यहाँ पर हो गया, उसके बाद AKA मैच कर गया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल आपका करेक्ट है। इसमें समझना क्या होता है, आपको ये समझना होता है कैसे बना दिया गया है। ठीक है, इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, इतना आपको ध्यान करके चलना। ठीक है, आगे आ जाओ। अगर वॉलेट का संबंध मनी से है तो इनवेलप का संबंध किससे आएगा। देखिए वॉलेट जो क्या होता है जिसमें पैसे रखा जाता है, मनी रखा जाता है, इनवेलप क्या होता है जिसमें कि लेटर रखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे आ जाओ। अगर 8 से बना है 81 तो 64 से क्या बनेगा, 8 अनुपात में 81 समानुपात में 64 अनुपात में क्या बनेगा। देखिए ये 2 का क्यूब है और 3 का पावर में 4 है, देखिए 2 का क्यूब करते हैं और 3 के पावर में 4 करते हैं, इतना 2 का क्यूब 8 होता है, 3 के पावर में 4 कितना होता है 81 होता है। अब देखो 2 3 4 के पावर में 3 करेंगे 64, यानी यहाँ 5 आ जाएगा। देखिए 2 3 4 5, यहाँ 2 के पावर में 3, 3 के पावर में 4, 4 के पावर में 3, तो 5 के पावर में 4 करेंगे, यानी 5 के पावर में 4 करने पर आपका 125 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी, माफ कीजिएगा, देखिए 5 5 25, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि 5 के बार में 4 करेंगे 625 होता है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। एक निश्चित कोड में टेम्पल को इतना लिखा जाता है तो उस कोड में फेथफुल को क्या लिखा जाएगा। पहले देख लो TEMPLE को क्या लिखते हैं हम लोग, MET फिर ELP लिखते हैं। देखिए इसको 2 भाग में बांट ले, इसमें देखिए अगर 6 नंबर दिया गया ना, नंबर बराबर 3 3 दिया गया ना, इसको 2 भाग में बांट लो आप। देखो इसमें क्या कर दिया, ऐसे कर दिया गया ना, ऐसे कर दिया, देख लो ऐसे कर दिया गया ना। कैसे बना कम्बिनेशन, यानी फर्स्ट लास्ट को पहले तो आधा आधा कर दिया गया है, फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया है इसको। उसको भी आप ऐसे बना लो आप लोग, FAITHFUL। देखो कितने लेटर हैं, 4 लेटर इधर कर दो, 4 लेटर इधर कर दो, इसको आधे आधे कर लो। अब देखो यहाँ पे FT आ जाए, यहाँ पर यहाँ T यहाँ आ जाएगा, फिर आपका I आ जाएगा, फिर A आ जाएगा, फिर F आ जाएगा, TIAF
TIAF इसमें दिया गया है और इसमें दिया गया है। आपका आंसर कभी भी ये नहीं होगा। आगे देख लो क्या है, यहाँ हो जाएगा LUFH हो जाएगा, LUFH किस में है, LUFH इसमें है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना ये चीज़। बस समझना क्या होता है आपको, ये इससे कैसे बना है। कभी कभी इसका कोडिंग कर देगा, इसको बना देगा 2 3 4 5 कर देगा, तो आप कोड समझ लीजिएगा टी का कोड 2 है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं बता दूंगा अगले पेपर में, मैं बताऊंगा ये चीज़, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगला क्लास जरूर देखना आप लोग। ठीक है, आगे है आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन है, दिशा से क्वेश्चन है। रघु अपने घर से अपनी कार में चलना शुरू करता है। 8 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 6 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, 10 किलोमीटर दाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर अपने बाएं मुड़ता है, 10 किलोमीटर उत्तर बाएं मुड़ता है। देखिए कितना लंबा क्वेश्चन है, किस दिशा में है शुरुआती बिंदु के संदर्भ में। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन है। पहले कि मान लो क्या, अब ये तो हमेशा मैंने मान लो कि ऐसे में डायरेक्शन में हमेशा ऊपर की ओर क्या होता है, उत्तर होता है, और आपके दाएं तरफ अगर ऊपर ये होता है तो आपका दाएं तरफ क्या बन जाएगा, पूरब बन जाएगा। हमेशा याद कर लीजिए, ये दक्षिण है और ये पश्चिम में है। अब मैं मान लेता हूँ इसका घर यहाँ पर है। पहले क्या करता है, उत्तर की ओर चलता है अपने कार से 8 किलोमीटर। मैं मान लेता हूँ 8 किलोमीटर इतना दूरी है, ऐसे चला कार से 8 किलोमीटर। अब क्या करता है, अब वह 6 किलोमीटर क्या बनता है, पूरब की ओर मुड़ता है ना, 6 किलोमीटर पूरब की ओर मुड़ा। मैं इसे मैं छोटा मान लिया, 6 किलोमीटर पूरब की ओर, इस ओर चल रहा है अभी। अब क्या कर रहा है, 10 किलोमीटर दाएं मुड़ता है। अब मान लो इस तरफ चल रहा है अभी, तो इसका फेस इस तरफ है, दायां इसका ये हो जाएगा ना, 10 किलोमीटर ऐसे मैंने मान लिया, यहाँ चला 10 किलोमीटर। अब इसका फेस इस तरफ है, दायां ये है, बायां ये है। अब क्या 4 किलोमीटर बाएं मुड़ता है, यहाँ से 4 किलोमीटर बायां यहाँ मुड़ गया। ठीक है, अब फिर क्या करता है, 10 किलोमीटर उत्तर की हो जाता है। अब जैसे इस ओर चल रहा है तो उत्तर यहाँ है ना, 10 किलोमीटर इसके बाहर में आ जाएगा। ठीक है, 10 किलोमीटर यहाँ आ गया। अब फिर क्या करता है, अंत में वह 4 किलोमीटर अपने दाएं आ जाता है। 4 किलोमीटर क्या गया यहाँ से दायां गया, इस ओर चल रहा है ना अभी। अब बोल रहा है कि किस दिशा में वह शुरुआती बिंदु के संदर्भ में, यानी शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। देखो ना इधर है ना इधर है, ये दोनों के कोना में है, यानी कह सकते हैं कि उत्तर और पूरब के कोना में है ये। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से मैंने अभी 50 क्वेश्चन करवाए हैं। 50 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। पेपर कैसा लगा है आप ये भी कमेंट कर सकते हैं। जो भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं आप मुझे बता सकते हैं। ये आपके आर्मी जीडी के लिए बेस्ट पेपर था मेरे अकॉर्डिंग। बाद बाकी आप जो भी है चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना। बाद बाकी अब से आपका जीडी का भी क्लासेस स्टार्ट हो चुका है। और आप आर्मी के लिए, आप क्लर्क के लिए मॉडल पेपर लेना चाहते हैं, इंग्लिश क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मुझे 9102195290 पर मुझे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। साथ साथ 1+ डिफेंस अकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक ले सभी से एक बार जय हिंद,